नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हाथ में जो मोबाइल रहता है उसमें एक ऐप है जिसको व्हाट्सएप कहते हैं। इसी व्हाट्सएप पर एक लड़की एक रोज़ वीडियो कॉल करती है। वह धीरे धीरे आपके सामने कपड़े उतारती जाती है और फिर बिना कपड़ों के हो जाती है। यह वीडियो कॉल अचानक कट जाती है और यहाँ से आपके लिए एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत होती है। कई बार वह जान देने तक पर आ जाती है। मैं 2-3 लोगों की आप बीती के कुछ टुकड़े आपको सुनाना चाहता हूं, फिर अर्सत में आज आगे बढ़ेंगे कि आखिर ये वीडियो कॉल का खेल क्या है, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, कैसे चलते हैं लड़कियों के वीडियो कॉल वाले गैंग, कैसे लोग अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धोते रहते हैं, मजबूर होते हैं उस पैसे को देने के लिए और इससे निकलने का रास्ता क्या है। हाय का मैसेज आया फ्रेंड रिक्वेस्ट का, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो मेरा व्हाट्सएप नंबर ली और मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने लगी। तो वीडियो कॉल मैं उठा लिया। उसके बाद वो कही कि आप मुझे न्यूड देखना चाहते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरा वो फेसबुक फ़ोटो और ये इंस्टाग्राम और मेरी सब व्हाट्सएप का सारी फ़ोटो मेरे पास भेजने लगी। तो पूछी कि आपको क्या करना, वायरल करना है कि नहीं। सबसे पहले फेसबुक पे मेरे पास एक आईडी के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई। रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर कुछ मैसेज किए गए। मैंने उन मैसेज को देख कर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। व्हाट्सअप नंबर देने के बाद एक दिन बात करी, उसके बाद दूसरे दिन मेरे पास वीडियो कॉल आया। जैसे ही मैंने वीडियो कॉल को उठाया तो एक लड़की सामने कपड़े उतार रही थी और वो कपड़े जब तक मैंने कुछ समझ पाता सोच पाता उससे पहले उसने सारे कपड़े उतार दिए थे। कपड़े उतारने के बाद उस वीडियो कॉल कट हो गई। 20 से 25 सेकंड की वो वीडियो कॉल थी। उसके बाद एक दिन बाद मेरे पास दोबारा कॉल आया तो उनके द्वारा मेरे पास पैसे के लिए डिमांड रखी गई। एक रोज़ मेरे पास एक फ़ोन आया कि भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, बचा लीजिए। मैंने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि एक लड़की ने मेरा वीडियो बना लिया है और अब कह रही है कि उसको वायरल कर दूंगी, नहीं तो 2 लाख रुपए दो। मैंने पूछा वीडियो क्या व्हाट्सएप कॉल पर आया? बोला हाँ। तुम उसको जानते हो? नहीं। पहली बार फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर व्हाट्सएप नंबर ली और फिर वीडियो कॉल की और अब ब्लैकमेल कर रही है। कहानी मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गई। देश में धंधा जोरों पर चल रहा है और लोग अपनी इज्जत बचाने की खातिर लाखों लाख रुपए कहीं से भी जोड़ गांठ कर ऐसे गैंग को दे रहे हैं। जिस लड़के ने मुझे कॉल किया उसके पास पैसे नहीं थे, वह सुसाइड करने की हालत में था। मैंने उससे कहा कि तुम फ़ोन मत उठाओ और फिलहाल कोई अननोन नंबर को अटेंड मत करो। उसके थाने का नंबर लिया और वह फ़ोन नंबर जिससे कॉल आ रही थी, दोनों मामला सूरत का था। मैंने थाना इंचार्ज को पूरी बात बताई, नंबर दिया, उस लड़के का नंबर भी। उसको कॉल आनी बंद हो गई। मगर राजस्थान के दौसा के राजेंद्र मीणा के साथ ऐसा नहीं हो सका। उनसे 20 लाख की मांग की गई और वे 8 लाख दे भी चुके थे। गनीमत ये रही कि बीच में पुलिस आ गई और आगे की रकम देने से वो बच गए। नाम की लड़की है जो उसको काफ़ी दिन से प्रताड़ित कर रही थी और 20 लाख रुपए की मांग कर रही थी, जो करीब 8 लाख रुपए फ़ोन पे के ज़रिए और नगद दे चुका अब तक। और 5 लाख की अभी 7 दिन में 5 दिन में पूरा कर, नहीं तो मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी धमकी दे रही थी इसको। तो कल इसने पैसे की मांग की तो 50,000 रुपये राजेंद्र द्वारा इसको मुलजिम है पूजा मीणा, इसको उसने दिए। हमने इसको मारेंगे तो तुरंत ही मौके पे धूलकोट पहने से किसी इसको गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए कि एक मध्यम वर्गीय आदमी 8 लाख रुपयों के लिए कैसे दिन रात एक करता होगा। ये मोटी रकम उसके पास होगी भी कि नहीं पता, लेकिन उसको तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये पैसे देने हैं। जाहिर है वो कुछ ऐसा करेगा जो जायज़ नहीं भी हो सकता है। सोचिए क्या खेल चल रहा है ये। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोग इस तरह के ट्रैप में फंसे होंगे। लिहाजा आज मैं आपके डर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सके, आपकी इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं कर सके, आप 24 घंटे के डर से पसीने पसीने ना हों और इस तरह के ट्रैप को चला रहे लोगों को सलाखों के पीछे आप डलवा सकें, इसके रास्ते आज हम जानेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप हिम्मत से लड़िए, डर के साथ नहीं। गैंग जो वीडियो कॉल के ज़रिए लोगों को अपने चंगुल में फंसाता है, वह कितना शातिर होता है, पहले आप उसको देखिए।
कानून जांच कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है पुलिस पर, वो जो भी करेंगे। आप लोग तो बिना अपराध जाने मुजरिम बना देते हैं। कानून जांच कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है पुलिस पर, वो जो भी करेंगे। आप लोग तो बिना अपराध जाने मुजरिम बना देते हैं। ये जो लड़की है इसका नाम जोया है। इसको मध्य प्रदेश की देवास पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। जोया कह रही है कि वह बेकसूर है और उसको पूरा भरोसा है कि पुलिस जांच में वह दूध की धुली निकल आएगी, मगर पुलिस कह रही है कि वह शातिर बदमाश है। उसको देवास में नर्सिंग होम चलाने वाले एक डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। 384 और 120 जैसी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। डॉक्टर की ही तरह शहर के 3 वकील भी फंसे हुए थे, लिहाजा पुलिस ने उनका बयान भी ले रखा है। दरअसल हुआ ये कि एक रोज़ डॉक्टर चिल्लोरिया के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाली महिला थी और उसने पूछा कि आप डॉक्टर सिंघल बोल रहे हैं। डॉक्टर चिल्लोरिया ने कहा कि नहीं, आपका नंबर किसने दिया? तब महिला ने कहा कि मैं जोया बात कर रही हूँ, डॉक्टर सिंघल से बात करनी थी, लेकिन आपका नंबर लग गया, सॉरी। फ़ोन कट गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से फिर फ़ोन आया और महिला बोली कि आपसे बात की तो लगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे दोस्ती की जा सकती है। डॉक्टर चिल्लोरिया उस मीठी सी इसरार में फंस गए। पुलिस के मुताबिक वह महिला जोया थी और उसने डॉक्टर चिल्लोरिया के साथ वही किया जो बाकी लड़कियां अपने शिकार के साथ करती हैं। वह वीडियो कॉल पर अश्लीलता की सारी हदें पार करती चली गई और उसी वीडियो को वायरल करने का डर दिखाकर डॉक्टर से 9 लाख वसूल कर चुकी थी। पिछले दिनों 19 अगस्त को मेरे द्वारा कोतवाली थाना देवास में ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन की एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसी संदर्भ में मैंने शिकायत 11 पन्नों का एक शिकायती आवेदन दिया है, जिस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और उसमें जिन लोगों के भी जो भी आरोपी हैं उन लोगों के ऊपर जांच चल रही है और जल्दी जो भी आरोपी है वो जल्दी गिरफ्तार होंगे और पुलिस अपनी जांच में और पूछताछ में जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, दोषी है, वो निकालेगी। और मैं चाहता हूं कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो दोषी है उसको कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूं कि भविष्य में भी देवास में भी और शहर में भी और हमारे देश में भी कोई हनी ट्रैप का शिकार ना बने। और एक संदेश जाए कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा व्यवसायी वर्ग है, जो बिजनेस क्लास है, वो इस तरह के बहुत आसान शिकार बनते हैं और वो इससे शिकार ना बने और वो इस तरह के किसी गिरोह में ना फंसे। डॉक्टर चिल्लोरिया जैसे न जाने कितने लोग हैं जो जोया के गैंग के मारे हुए हैं। कुछ सामने आ चुके हैं और कुछ इज्जत के डर से पैसे दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि एक दिन खुलकर लड़ो और जीतो। डॉक्टर चिल्लोरिया को भी लगा कि 9 लाख देकर भी उसी डर में दिन रात जीने से अच्छा है सामने आकर के लड़ना, और वे पुलिस के पास गए। पुलिस सारी छानबीन करने के बाद जोया उसके गैंग तक पहुंच गई और उसको लगता है कि अभी कई और मामले हैं जिनका जोया की पूछताछ में खुलासा होगा। जो एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर किया गया था कोतवाली थाना क्षेत्र में, उसमें कल उसकी जो मुख्य आरोपिया है उसको भीलवाड़ा से गिरफ्तार करके लाया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और उसके स्टेटमेंट्स कराए गए हैं। उन स्टेटमेंट्स के आधार पर जो जो बातें उन्होंने बताई हैं उसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जितने लोगों के नाम और सामने आएंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो जो सबूत जो स्टेटमेंट सामने आते जाएंगे उसके आधार पर फिर आगे इसमें विवेचना की जाएगी। हम लोग बहुत ही सतर्कता से और बहुत ही जिम्मेदारीपूर्वक उसमें विवेचना कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो मुख्य आरोपियां हैं इसके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में। राजस्थान से 3-4 केसेज अभी तक हमको पता चले हैं जो इसी तरह के सेम कंटेंट के साथ वहाँ पर रजिस्टर हुए हैं इनके खिलाफ। तो उस बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि किन किन थानों में क्या क्या केसेज। जोया को देवास की अदालत ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज रखा है। 5 सितंबर को जोया को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। उस दिन पुलिस और आरोपी दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अभी ऐसा कम होता है कि पुलिस आरोपी तक पहुंचकर उसे धर दबोचे और कोर्ट में पेश कर दे। ज़्यादातर मामलों में ऐंठने वाला गैंग बेरोक टोक काम कर रहा है और करता है।
कुछ लोग अपने स्तर पर ही इस तरह के गैंग से निपट रहे हैं। मसलन उदयपुर के इस शख्स को देखिएगा जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। इनका दिमाग नहीं चलता और मोबाइल के फंक्शंस को ये ठीक से ऑपरेट करना नहीं जानते होते तो यह भी अपने घर परिवार का पेट काट कर उस वीडियो वाली कॉल गर्ल को या कॉल करने वाली लड़की को कुछ न कुछ दे ही रहे होते। बस रीना शर्मा करके फेसबुक में मैसेज आया था, जो उसने मेरे को फर्स्ट बार हाई करा तो मैंने उसको हाई करा, तो उसने बोला मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। तो मैंने कहा फ्रेंडशिप मतलब कहाँ से हो? तो मैं जयपुर से हूँ और मैं पार्लर चलाती हूँ। तो मैं ठीक है। तो उसने मेरे से 4-5 दिन बाद उसने मेरे से व्हाट्सअप नंबर मांगे, तो मैंने उसको व्हाट्सअप नंबर सेंड करे। व्हाट्सअप नंबर सेंड करते ही कम से कम करीबन 20 या 15 मिनट के अंदर मेरे वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल आया मेरे पास में, तो मैंने वीडियो कॉल उठाया। तो वीडियो कॉल उठाया तो मेरे पास सबसे पहले वही आई कि मैं रीना शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से, जो आपने नंबर दिया। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो उसके बाद में उसके फ्रंट जो कैमरा चला था उसमें उसके अश्लील फ़ोटो वगैरह उसने दिखाया मेरे को वीडियो कॉल पे। तो मैंने भी देखा, मैंने क्या चल रहा है कि आप भी अपने कपड़े खोलो। मैं तो मेरे अपने कपड़े क्यों खोलूँ मैं? तो कह रहे क्या करना पड़ेगा आपको कि मैं तो फ्रेंडशिप करती हूँ, फ्रेंडशिप करिए आपसे और आपको ऐसी सब चीज़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं तो इस चीज़ में कर नहीं सकता हूँ। क्या मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दिया। अब मैंने मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करा तो वो भी अपने सामने वाले वीडियो में ओपन कपड़े में थी। तो मेरे को भी उसने 2-3 बार बोला। मैंने कहा भाई ठीक है, तो तुम्हारी शक्ल बताओ मेरे को। तो उन्होंने उसका फेस उसका बताया नहीं, फेस नहीं बताया। तो फिर मैंने उसको कॉल को काट दिया। उस कॉल काटते ही उसके विदिन 2 या 3 मिनट बाद मेरे पास में उसने मेरे को वीडियो व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा जिसमें मेरा फेस तो दिख रहा था वीडियो कॉल पे। उसके बाद में उस वीडियो को एडिट उसने ऐसा करा कि मेरा फेस नहीं रहा। उसके बाद में रिटर्न मतलब कुछ अश्लील फ़ोटो वगैरह उसमें ऐड थे, किसी और लड़के के थे जो मेरे नहीं थे, जो वो दिखा के मेरे को उसने ब्लैकमेल करा। मेरे को बोला मैं आपको फेमस कर दूंगी और आपको कितना पैसा दे सकते हो? तो मैंने कहा मैं तो क्यों पैसा दूँ? मैं कहा तो करना फेमस कर दे। तो उसने फिर मेरे को डराने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरी जो फ्रेंड लिस्ट थी वो सारे फ्रेंड लिस्ट के स्क्रीनशॉट मेरे को भेजे कि ऐसा स्क्रीनशॉट भेज के मेरे को बोला ऐसा आपके जितने फ्रेंड हैं सबको आपकी ये वीडियो भेज के और आपको फेमस कर दूँगा, बदनाम कर दूँगी और मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। तो मैं भी मेरे पास ओरिजिनल वीडियो थी। मैंने कहा तेरे को 5 लाख रुपये चाहिए? मैं कहा मेरे पास में ओरिजिनल वीडियो है जो मैंने मेरे जो स्क्रीन वीडियो की थी उस वीडियो को आप उसको सेंड करा। तो उसके बाद उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। सुन लिया ना आपने? ये साहब वीडियो कॉल पर फंस तो गए थे, बाथरूम तक भेजा गया, चले गए, जो कहा गया कर गए। मगर इन्होंने लड़ने के लिए हिम्मत दिखाई। अगर ऐसा नहीं किया होता तो ये भी कॉल पर कैश डाउन कर रहे होते। ये जो अलग अलग तरह के मामले हैं उनको मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि गैंग जो ऑपरेट करता है लड़कियों के ज़रिए उसका मोडस ऑपरेंडाई आप जान सकें। अब राजस्थान के हनुमानगढ़ का एक मामला देखिए। यहाँ एक के बाद एक 4 मामले दर्ज हुए और चारों में एक ही गैंग सामने आया। वह करता ये था कि लड़कियों से बात करके लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें किसी जगह पर बुलाता था। आने वाले को लगता था कि लड़की प्रेम कर रही है, ठिकाना उसका है और वे लड़की के साथ संबंध बना लेते थे। कमरे में कैमरा चल रहा होता था जिसका वीडियो बाद में उन साहब को यह गैंग दिखाता था या भेजता था जो प्रेम के फांस में कमरे तक आ गए थे। उनको लगता था कि लड़की ने मुझे प्रेम किया है, उसने कमरे तक बुलाया है और मैं उसके पास गया हूँ। दुनिया नहीं जानती है लेकिन वो सब कुछ जो उन्होंने किया था उनके पास वीडियो के शक्ल में पहुँच जाता है। फिर क्या, वसूली शुरू हो जाती है। दे दो वरना सारा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे और यही वहाँ हो रहा था। अभी हनुमानगढ़ शहर में विगत कुछ दिनों में हनी ट्रैप की कई घटनाएं जानकारी में आई हैं। इस तरह की घटनाओं में टाउन थाने में हमने मुकदमे भी दर्ज किए हैं और मुकदमे दर्ज करके कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। बेसिकली जो मॉडस ऑपरेंडी है इन लोगों की कि महिला के थ्रू पहले पुरुष को फंसाया जाता है, उसको प्रेम जाल में लिया जाता है, उसके बाद घर बुला करके और उसको शराब पिला करके उसके कपड़े उतार करके उसका नग्न वीडियो बनाया जाता है और उसके आधार पर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह के एक ही स्थान पे 5 घटनाएं घटित होने की जानकारी अब तक हमारे उसमें आई है, जिसमें से 2 लोगों ने रिपोर्ट भी किया है। बाकी जो लोग हैं उनको भी हम परस्यू कर रहे हैं कि वो अगर रिपोर्ट करें तो अच्छा होगा ताकि उनको कानूनी राहत मिल सके। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो,
व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसके माध्यम से अज्ञात महिलाओं, अज्ञात लड़कियों के साथ चैट नहीं करें, उनके ट्रैप में नहीं आएँ। अज्ञात कॉलर जो महिलाएं हैं, जो टेलीफोन पे आपको प्रलोभन देने का प्रयास करती हैं, लुभाने का प्रयास करती हैं, उनसे दूर रहें। किसी भी अज्ञात कॉलर से बचाव रखें और किसी के ट्रैप में नहीं फंसें। अगर कोई आपको फंसाने का प्रयास करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। एसपी हनुमानगढ़ जो कह रहे हैं ना, वो कायदे की बात है, इसको याद रखना और गांठ बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। जिसको आप नहीं जानते हैं उससे बात ना करें, अननोन कॉल को ना उठाएं, वीडियो चैट पे हरगिज़ ना जाएं। हनुमानगढ़ में 3 मामले तो ऐसे थे जिनमें पुलिस चाहती थी कि वे लोग आगे आएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, तैयार नहीं हुए। पुलिस के मुताबिक ऐसे लोगों के चलते वीडियो कॉल करने वाला, बनाने वाला वीडियो, वसूली करने वाला गैंग बेधड़क लोगों को फांसता रहता है। उसके हौसले 7वें आसमान पर रहते हैं। इंडिया न्यूज़ ये जानना चाहता था कि इस तरह का ट्रैप, जिसे आप हनी ट्रैप कहते हैं, क्या सिर्फ पैसा उगाही का काला धंधा है या फिर देश के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करने के लिए दुश्मन देश भी यह रास्ता अपनाता है। पता चला कि हाल ही में एक ऐसे आदमी को इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है जो वर्षों से हनी ट्रैप के जरिए ही लोगों को फांस कर देश के अंदर की अहम जानकारी जुटाने और उसे पाकिस्तान भेजने का काम कर रहा था। जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं उनको विशेष तौर पर सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पड़ोसी देश के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और अपने विशेष सूचनाएं लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसके अलावा आम आदमी से भी पैसे ऐंठने या उनसे कुछ ब्लैकमेल करके कुछ राशि रकम हड़प करने की नीयत से उनको प्रलोभन देके या किसी ना किसी जाल में उलझा के उनसे इस तरह से पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है, जो लगातार समय समय पर अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पर जारी रहती है। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये गैंग किस तरीके से फांसने का जुगाड़ करता है और कैसे लोगों तक पहुंचता है। ये लोग हाई प्रोफाइल लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रखते हैं। वैसे लोग जो अश्लील कंटेंट ढूंढते रहते हैं वे भी इस गैंग के रडार पर होते हैं। आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जा कर के क्या ढूंढते हैं गूगल पर, उससे आपका नेचर, कैरेक्टर पता चलता है और कहीं ना कहीं वो डेटा रहता है। आपका टेस्ट, आपका इंटरेस्ट, इन सब का जो डेटा होता है वह आप तक इन लोगों के पहुंचने का आधार होता है। सच ये है कि सोशल मीडिया पर आपकी लाइक्स, सर्च, मैसेजेस वगैरह भले आपके लिए पर्सनल हैं, लेकिन डेटा एनालिसिस करने वाले समझ जाते हैं कि आप इस तरह के गैंग के लिए कितना आसान टारगेट हो सकते हैं। तो एक तरीका ये है, और दूसरा ये कि लड़कियां आपको वीडियो कॉल करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वे अपने कपड़े उतारती जाती हैं, बदले में आपसे भी वैसा ही कुछ करने को कहती हैं और करवाती जाती हैं। यह सब रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे वीडियो कॉल कटती है, आपका काम तमाम हो चुका होता है, फिर फ़ोन आता है और उसके बाद वीडियो भेजा जाता है, ये कहते हुए कि अब अगर आपने कहना नहीं माना तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपका ही होता है। फर्जी तरीके से भी हो सकता है। जैसे ये देखिए कि एक लड़की कह रही है कि देखो तुम्हारा वीडियो अपलोड हो रहा है, बस थोड़ी देर में ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। जिसको धमकी दी जा रही है वह कह रहा है कि जो करना है कर लो, कुछ नहीं कर सकता मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। लड़की का मेरे फेसबुक पे हाय का मैसेज आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट का। मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके थोड़ी देर बाद से चैटिंग हुई, फिर वो मेरा व्हाट्सएप नंबर ली और मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने लगी। तो वीडियो कॉल मैं उठा लिया। उसके बाद वो कही कि आप मुझे न्यूड देखना चाहते हैं, तो अपने न्यूड हो गई। थोड़ी देर न्यूड हो रही थी, उसके बाद बंद कर दी फ़ोन। फिर मैं घर में ही बैठा था, सब लोग थे, इसलिए मैं नहीं कुछ किया। फिर वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरा वो फेसबुक फ़ोटो और ये इंस्टाग्राम और मेरी सब व्हाट्सएप का सारी फ़ोटो मेरे पास भेजने लगी। तो पूछी कि आपको क्या करना, वायरल करना है कि नहीं। मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। मैं अपना तुरंत व्हाट्सएप, फेसबुक सब ब्लॉक कर दिया और डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम। उसके बाद दूसरे दिन उड़ीसा से एक फ़ोन आया, वहाँ के आईजी का, कोई समथिंग सिंह करके थे, लेकिन मैं फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद एक दो बार फ़ोन और आया, 2 दिन, फिर ख़त्म हो गया। वायरल वीडियो वायरल करने का करके लोगों को ब्लैकमेल करते हुए पैसे लेते हैं, जिसके लोग अपनी इज्जत वो बचाने के लिए
पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब उनसे बहुत ज़्यादा पैसा वसूल लिया जाता है तब जा करके वो पुलिस के पास आते हैं। ऐसे मामलों में हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं सब लोगों को। साइबर टीम के माध्यम से जितनी भी सोशल मीडिया है उन सब में जागरूकता अभियान के तहत वीडियो बना करके इस ग्रुप में डाला जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ऐसे मामलों में ज्यों आए तुरंत पहले तो ऐसे लोग अपरिचित लोगों से वीडियो कॉल ही ना करें, करते भी हैं। इस तरह के मामले ज्यों आते हैं कि ऐसा हुआ है तो उसको पुलिस के संज्ञान में लाएं, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित जब आते हैं उनका FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाती है और टीम पूरी उसमें काम करती है और गिरफ्तारी की जाती है। फंसाने का एक और रास्ता है जो आजकल राजस्थान में ज़्यादा दिख रहा है, वह है किसी काम या कोई चीज़ दिलवाने के बहाने नज़दीकी बढ़ाने का, फिर धीरे धीरे जब रिश्ता ठीक सा हो जाए तो किसी घर पर पार्टी के नाम पर बुलाने का। जब आप जाते हैं तो फिर शराब पिलाई जाती है और धीरे धीरे आपको बहकाया जाता है। उस उकसावे बहकावे में आप जो करते चले जाते हैं सबकी फ़ोटो और वीडियो बनते चले जाते हैं। बाद में उसी को आधार बनाकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस आप देखेंगे तो वीडियो कॉल का ही है। गाज़ियाबाद और दिल्ली के आसपास भी इस तरह के कई केस सामने आए हैं। जो पीड़ित लोग हैं यानी कि जो भुक्तभोगी हैं उनको सुनने और समझने से आपको ये पता चलता है कि ये लोग फंसते कैसे। फेसबुक पे मेरे पास एक आईडी के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई। रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर कुछ मैसेज किए गए। मैंने उन मैसेज को देख के उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद मेरे से कुछ टाइम उन्होंने बात किया। बात करने के बाद फिर उन्होंने मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगा और मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया। व्हाट्सअप नंबर देने के बाद एक दिन बात करी, उसके बाद दूसरे दिन मेरे पास वीडियो कॉल आया। जैसे ही मैंने वीडियो कॉल को उठाया तो एक लड़की सामने कपड़े उतार रही थी और वो कपड़े जब तक मैंने कुछ समझ पाता सोच पाता उससे पहले उसने सारे कपड़े उतार दिए थे। कपड़े उतारने के बाद उसमें वीडियो कॉल कट हो गई। 20 से 25 सेकंड की वो वीडियो कॉल थी। उसके बाद एक दिन बाद मेरे पास दोबारा कॉल आया तो उनके द्वारा मेरे पास पैसे के लिए डिमांड रखी गई कि आप ये पैसे दोगे तो आपकी एक वीडियो बन गई है और अगर आप पैसे दोगे तो हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। हमारे संज्ञान में जो केस आता है उस पे जैसे हमारी साइबर सेल काम करती है कि किस आईडी से वो जनरेट हुआ, किस नंबर से उनको कॉल आया, फिर उनको ट्रैक करना। एक केस हमारे संज्ञान में फरवरी या मार्च में आया था जिसमें हमने अरेस्टिंग भी की थी। उसमें भी यही था कि इन्होंने इनको हनी ट्रैप करके उनके वीडियोस कुछ रख रखे थे और उससे उनसे मनी एक्सटॉर्ट कर रहे। एक स्वाट टीम है जो क्राइम ब्रांच में है जो कि हमारे सभी केसेस पे जिले के जितने भी सेंसिटिव केसेस उन पे काम करती है और जिले में एक साइबर सेल की स्थापना भी है। जो साइबर सेल जितने भी ऑनलाइन या सोशल मीडिया से संबंधित जितने भी अपराध हैं उन पे काम करता है। हम लोग उसमें जो भी हमारा सर्विलांस का तरीका रहता है साइबर सेल में कि आपकी कुछ डेटा FB से लेना, सारी सोशल मीडिया से आपका डेटा लेना, उनको लेके उन पे नाम पते आते हैं, फिर हम उनको तस्दीक कराते हैं, वो वहाँ के मिलते हैं तो अलग अलग पुलिस स्टेशन से हेल्प लेके ऐसे हम उनकी अरेस्टिंग करते हैं। गाजियाबाद की क्राइम SP ब्रेक से पहले जो कह रही थी, दरअसल उस बात को समझना ज़रूरी है। आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर थाने में एक साइबर सेल होता है। वहाँ आप अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका नाम नहीं आए यानी कि आपके नाम से मुकदमा दर्ज नहीं हो मगर आपके पास जानकारी है तो आप पुलिस को उसे देकर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने में मदद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी रोज़ किसी की भी जान जा सकती है। मामला सीतापुर के मानपुर थाने का है। पीयूष चौरसिया नाम का एक लड़का जो 17 साल का था और इंटरमीडिएट में पढ़ता था, वह पढ़ने तो गया मगर लौटा नहीं। उसने खुदकुशी कर ली। कारण वही था जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। किसी गैंग ने वीडियो कॉल पर उसका वीडियो बना लिया और फिर धमकी देने लगा कि पैसे तो दो वरना सोशल मीडिया पर तुम्हारी नंगी तस्वीरें और वीडियो जाने वाले। कम उम्र और कच्ची समझ का वह लड़का डर गया और फिर उसने खुदकुशी कर ली। था SJD स्कूल में पढ़ा रहा है तो सुबह से फोन आ रहा था किसी का तो वो कह रहा था कि 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे, आपके मोबाइल से नंगी वीडियो आई है, एक लड़की की है। तो हम कहा हमने नहीं बनाया है। तो फिर फोन काट दिया। इसके बाद दोबारा फिर किया। बराबर सुबह से फोन कर रहा था कि अगर रुपया नहीं दोगे 3.5 लाख तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। तो हम इसके बाद फ़ोन किए, भैया घर चले आओ।
तो कहीं कोचिंग पढ़ के तब अबा चाचा, तो हम कहें ना भैया नहीं चले आओ, जो बहुत ज़रूरी काम है। तो इनका घर बुलाएं, अभी रास्ते में हैं मवहारी में हैं, दुकान है वहाँ सल्फाज ले लें खाए लें। और वो बाद में कहा हम बहुत कहन गरीब हैं, तो बाद में कहा लगा कि इस करो 2150 रुपया अब है ये दम डाल दो, वही खाते पर खाता नंबर दे रहे हैं। तो हम कहन हमारे पास 1 रुपया नहीं है, कल हम जमा कैसे किते हैं। जिसने अपने घर का चिराग खो दिया बीतती उस पर है। यह गैंग तो 24 घंटे लगातार काम करता रहता है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश हैं जो उदयपुर से जुड़े हैं, पीड़ित हैं। एलन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी हैं, पुलिस अधिकारी हैं। और पवन दुग्गल जी हैं, साइबर लॉ के बड़े जानकार इस देश के। पहला सवाल मैं उस व्यक्ति से कर रहा हूं, सत्यप्रकाश जी से, जो कि खुद पीड़ित हैं। सत्यप्रकाश जी, आपके साथ मामला कैसे रहा और क्या आप इस चंगुल से निकल पाए या फिर आपको भी कुछ रकम देनी पड़ी थी पहले? जी सर, मैं बताऊंगा। मेरे पास भी हेलो जी बोलिए सत्यप्रकाश जी, बोलिए आप। मेरे पास भी मैं मेरी शॉप पे बैठा हुआ था, तो फेसबुक पे हाई करके रिप्लाई करा, तो सामने से फिर वापस रिप्लाई आता है, मैं कैसे हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उसने फिर मेरे को बोला कि आप आपका व्हाट्सअप नंबर मुझे दो, आप मुझे पहचान जाओगे। तो मैंने मेरे व्हाट्सअप नंबर उसे फेसबुक पे दिए, तो उसके विदिन 5 या 6 मिनट के बाद मेरा वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल आते ही मैंने ऐसे वीडियो कॉल रिसीव करा, तो देखता हूँ सामने कॉल पे नग्न अवस्था में कोई लड़की थी, जो पूरे अपने कपड़े उतार के बैठी हुई थी और कह रही थी आप भी अपने कपड़े खोलो। तो वो चीज़ देख के मैंने फ़ोन को काट दिया। फिर काटा तो मेरे को एकदम याद आया कि मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था एक बार, जो उसके बाद वो 20-25 हज़ार रुपये कुछ उसको दे के ना वहाँ से फ्री हुआ था, रिलीफ हुआ था। तो मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया। उसके बाद में फिर 10 मिनट बाद वापस मेरे पास कॉल आता है, वीडियो कॉल। फिर आपने वीडियो कॉल उठाया तो उसने वापस वही हरकतें की। सामने कोई नग्न अवस्था में लड़की बैठी हुई थी, कैमरा ऊपर नीचे कर रही थी और मेरे को बोल रही थी आप भी अपने कपड़े खोलो और बहुत मजा आएगा, ऐसा वैसा यूँ। तो मैंने ये चीज़ देख के और वापस फ़ोन कॉल काट दिया। फिर उसने मेरे को 1-2 बार वॉइस कॉल करे कि आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा कौन हो आप? कि पार्लर चलाती हूँ, मैं जयपुर रहती हूँ और मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, आपकी कॉलेज अच्छी है और अच्छे लगते हो मेरे को आप। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, और आप हो कौन, ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने फिर मैं वापस वॉइस कॉल मैसेज भेजा। उसने बोला एक बार विश्वास करो, आप वापस मेरा वीडियो कॉल उठाओ। तो मैंने वीडियो कॉल उठाया, तो वापस वही हरकत शुरू करी। मैं फ़ोन काट दिया उसका। तो फ़ोन काटने के बाद उसने मेरे को मेरे फ्रेंड लिस्ट की पूरी लिस्ट, फेसबुक की और इसकी इंस्टाग्राम की, सारे फ्रेंड के स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को सेंड करा। और एक वीडियो भी उसने मेरे को सेंड करा जिसमें मेरे फेस तो दिख रहा था, जो वीडियो थी। उसके बाद में उसने वीडियो को ऐसे एडिट करा कि उस वीडियो में मैं भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी नग्न अवस्था में हूँ, क्योंकि उसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा था। वो चीज़ बोला, चीज़ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, अगर आप मुझे पैसे दो तो बच जाओगे, नहीं तो आप फेमस हो जाओगे। तो फिर मैंने भी मैं आपको रोकना चाहूँगा। सत्यप्रकाश जो कह रहे हैं इसको समझिए, और फिर मैं पवन जी के पास जाऊँगा समझने के लिए। बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि आप ठीक हैं, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने कपड़े नहीं उतारे हैं और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मैं परेशानी में पड़ूं। बावजूद इसके जब वीडियो आपके पास आता है तो एडिटेड वर्जन होता है और ऐसा होता है कि लगता है कि चेहरा आपका ही है। फिर उसके बाद जितनी चीज़ें दिख रही हैं वो आपकी हो सकती हैं और लोग आप पर यकीन कर सकते हैं कि आपने ऐसा किया होगा। यह खतरनाक स्थिति है। और मैं एलन राव साहब के पास पहले आना चाहता हूँ। राव साहब, पुलिस एक ज़रिया होती है इस तरह के मामलों में निपटने का, और जो इस तरह के गैंग चलते हैं उन पर लगाम लगाने का या फिर उनको सलाखों के पीछे डालने का। लेकिन आम आदमी पुलिस के पास जब जाता है तो कई लोगों से मैंने जब पूछा तो उनका कहना ये है कि पुलिस पहले तो हिकारत से देखती है, अरे क्या करते हो तुम, ये क्या धंधा कर लिया तुमने, ऐसा क्यों कर लिया तुमने। उसके बाद उसको टालने की कोशिश करती है। पुलिस का रवैया मैंने जितने केसेस आपको अभी आपके सामने रखे हैं, दरअसल वो बेहतर केसेस हैं ताकि मैं देश के लोगों को समझा पाऊँ। लेकिन ज़्यादातर मामलों में पुलिस का रवैया जो होता है वो लोगों को हतोत्साहित करने वाला होता है, उनको अपमानित करने वाला होता है। हो सकता है कि इस वजह से भी लोग ज़्यादा नहीं आते हैं बाहर। देखिए, ये जो क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। और इसमें 2 बातें हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। मेरे बहुत से जानने वालों ने भी ऐसा शिकायत मेरे को की है, मैं पुलिस के बाद अब वकालत भी कर रहा हूं।
तो बहुत से लोगों ने कहा है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते इस बात की, क्योंकि वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो समझते हैं कि ये बात अगर एक्सपोज हो जाएगी तो उसके बाद वो ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे तो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी को पता चलेगा और वो चुपके से उसको पैसा दे देते हैं, शिकार हो जाते हैं उन लोगों के। और यही एक वजह है जो कि इन लोगों के हौसले बढ़ते हैं, क्योंकि ये दिन में आपने बिल्कुल सही कहा 24 घंटे इनका ये चलता रहता है, ये क्राइम करने का तरीका है और वो इस प्रकार से लोगों से ऐसे पैसे ऐंठते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। नंबर 2, आपने जो बात कही है पुलिस की, पुलिस में रिपोर्ट जब लिखवाने को जाता है तो पुलिस डेफिनेटली शक के इशारे से नजर से देखती है और कई बार डिस्करेज भी करती है। इसका रीज़न ये है कि पुलिस ऑफिसर जो अगर जाते हैं वहाँ पर, कोई भी आदमी पुलिस ऑफिसर सीनियर लेवल पे उसकी कंप्लेंट करे कि ऐसे ऐसे क्राइम हुआ है, एक तो इसकी रिपोर्ट जैसे मैंने पहले बताया बहुत कम लोग करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना भी चाहते हैं, उसको अगर पुलिस डिस्करेज करेगी तो आगे पकड़े नहीं जाएंगे ये। दूसरा अहम रोल पुलिस का यह है कि अगर वो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो ऐसे लोगों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोग जो भी है शर्मिंदगी को अलग रखें और इन लोगों को कोई भी पैसा ना दे, तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्ट नहीं लिखते हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स को बताएं, कंप्लेंट करें उन ऑफिसर्स की जो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। आज की डेट में मैं दिल्ली में बता सकता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम बना हुआ है, साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन अलग से बना हुआ है हर जिले का। उसके वेबसाइट पे, हर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे हर एक पुलिस स्टेशन के SHO का नंबर, उसका मोबाइल नंबर, लोकेशन कहाँ पर है, हर जिले में है। तो कोई भी आदमी ऐसी बातों का शिकार होता है तो उनको चाहिए कि तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर पुलिस वाले रिपोर्ट उसमें नहीं करते हैं, डिस्करेज करते हैं या कोई और अनाप शनाप बातें करते हैं, उनकी तुरंत शिकायत उनके सीनियर ऑफिसर्स को करनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि कोई आदमी बिना रिपोर्ट करे रुक जाए और ना रिपोर्ट करने की वजह से इन क्रिमिनल्स का हौसला बढ़ता रहता है, क्योंकि इनको पैसे मिलते रहते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते रहते हैं। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी रिपोर्ट को रोके ना, अपने लेवल पे ना रोके ना, दर्ज जरूर कराएं, सामने आए, हिम्मत रखें, हौसला रखें और पुलिस के पास पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराएं। पवन जी, एक बुनियादी दिक्कत यह है कि दुनिया इतनी बड़ी हो गई, साइबर ने सब कुछ इतना छोटा कर दिया है कि आदमी गुजरात में नौकरी करता है, उड़ीसा से फ़ोन जाता है, वीडियो कॉल वहाँ से है, उसके बाद उसका वीडियो उड़ीसा के पास है, उसने कहा कि मैं आपको डाल के दुनिया भर में बदनाम कर दूंगी। अब इसको कैसे रोका जाए? एक आदमी को एहतियातन क्या करना चाहिए? और इस तरीके से मुश्किलात होती हैं कि आदमी कहीं बैठा हुआ दिखता तो है नहीं, जानते भी नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आम आदमी को क्या करना चाहिए ऐसे मामलों से दूर रहने के लिए? आम आदमी को समझना होगा कि अब वो दौर है कि जहां पर आपको सेल्फिश हो जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई व्यक्ति कॉल करता है या लड़की कॉल करती है और कहती है कि वो वीडियो कॉल करना चाहते हैं, आप उस लड़की को नहीं जानते, तो पहला कदम तो ये, आप वीडियो कॉल करेंगे नहीं, उसके नंबर को ब्लॉक करेंगे। दूसरी बात, चलिए आपने गलती से वीडियो कॉल कर भी ली और आपने देखा कि एक नग्न अवस्था में लड़की बैठी हुई है, ये पहला संकेत है, पहला अलार्म कॉल है आपके लिए कि आप तुरंत उसी वक्त कॉल को डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि कोई भी सभ्य लड़की आपके साथ वीडियो कॉल करके बिना वस्त्रों के नहीं बैठेगी। अगर बैठ रही है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी आपको समझना होगा। तीसरी बात, अगर आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ बातें करनी शुरू करी तो ये क्या करेंगे, आपके अलग अलग पिक्चर्स निकाल लेंगे, फिर उसको आर्टिफिशियली मॉर्फ करेंगे न्यूड मॉडल्स की बॉडीज पर, और फिर दूर से इस तरह दिखाने का प्रयास करेंगे कि शायद आप ही नग्न थे और आप अश्लील हरकतें कर रहे थे। और उनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि आपको डर में डालो और डर में डालने के बाद आपसे पैसे मांगो, क्योंकि आप शर्म की वजह से पैसे देंगे। तो अगर आप शुरुआती दौर पर ये कॉल्स ही ना लें, कॉल्स करें ना, और अगर कॉल्स देख रहे हैं कि कोई अश्लीलता की संबंधित लड़की कुछ काम कर रही है तो तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट करें, उस नंबर को ब्लॉक करें और भूल जाएं। ये पहली बात। दूसरी बात, आज अगर सपोजिंग आप इस तरह की इंसिडेंट के शिकार भी हो जाते हैं तो रिपोर्ट करने में कोई बुरी बात नहीं। समझ लीजिए कि आज 56% जो टोटल कंटेंट आज इंटरनेट पर है वो अश्लील है, पोर्नोग्राफिक है। तो अगर उन्होंने झूठा मूठा आपका आर्टिफिशियली मॉर्फ वीडियो डाल भी दिया तो ऐसा नहीं कि कल सुबह सूरज उगेगा, सूरज फिर उगेगा, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो लाजमी सी बात है आप की रिपोर्ट पर एक्शन लिया जा सकता है, व्यक्ति विशेष पकड़ा जा सकता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज चल रहा है ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत में उल्टी की क्रांति चल रही है, लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल डेटा की, अपने सोशल मीडिया पर। कोशिश करें
ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा ना बने। कोशिश करें जानकारी को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। कोशिश करें कि अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें ऑनलाइन ज्यादा ना डालें। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जितना आप अपनी प्राइवेट को सुरक्षित कर पाएंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और देश के लोगों के साथ जानकारी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से साझा करने के लिए। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। लड़कियों को आगे करके वीडियो कॉल पर अश्लीलता की सारी हदें पार करने का जो जाल है, उसमें आम शहरी ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी, वकील, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स फंस चुके हैं या फंसे हुए हैं। एक बड़ा गैंग एक्टिव है। इससे आसान और क्या है कि बस फ़ोन पर ही सारी अश्लील हरकतें करके किसी आदमी का वीडियो बना लो और फिर उसको ब्लैकमेल करने लगो। अगर आपको लगता है कि आपने तो कपड़े उतारे ही नहीं तो आपका वीडियो सही होगा, गड़बड़ होगा तो लड़की आएगी, मगर ऐसा नहीं है। गड़बड़ लड़की की आएगी लेकिन आपकी भी आएगी। आपके चेहरे के साथ आपके शरीर की जगह किसी और के शरीर का वीडियो एडिट करके ऐसे जोड़ दिया जाएगा जैसे कि आप ही हैं और आपको यकीन हो जाएगा कि आप ही हो सकते हैं। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहें कि मैंने तो सिर्फ मोबाइल हाथ में ही पकड़ा था, वीडियो कॉल पर लड़की ही अश्लील हरकतें कर रही थी, मगर वीडियो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। और यह भी सही है कि आप 100 आने ठीक हों, फिर भी वीडियो की एडिटिंग में आपके चेहरे के साथ किसी और के शरीर के बाकी हिस्सों को जोड़ देने का जो हुनर है लोगों का, यह आपके लिए महंगा पड़ जाता है। वीडियो बाहर गया तो आपकी इज्जत का बंटाधार हो जाएगा। आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि आप फंस चुके हैं, मगर ऐसे किसी भी मामले में आपको पुलिस की मदद लेनी ही चाहिए। समझना होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होना और महिलाओं और पुरुषों के द्वारा गैंग चला करके आपको ट्रैप करना, इन दोनों में बेसिक अंतर। जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाहियां होती हैं। एक्सटॉर्शन के अंदर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, इंपर्सोनेशन उनके खिलाफ दर्ज होगा, उनके पैसा मांगने का दर्ज होगा, धमकी देने का दर्ज होगा, आपकी मर्यादा, आपकी छवि को, इमेज को टार्निश करने का नोइंगली उसका मुकदमा दर्ज होगा। इसलिए घबराएं नहीं, आप के सामने पुलिस है और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करते उनके आला अधिकारियों को बताएं। अगर आला अधिकारी नहीं करते तो अदालतों के सामने आप जा करके अपनी बात कह सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि इसमें सुसाइड भी हो रहे हैं। बड़े सारे केसेस ऐसे भी आए कि लोग अपनी सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए सुसाइड भी कर लेते हैं। वो भी करने की जरूरत नहीं, आपको दृढ़ रहना है और साथ ही साथ दिया ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग्स, कोई वीडियोस आए तो उनको अपने पास रिकॉर्ड कर लें। पहले तो अलर्ट रहें, अलर्ट रहना सबसे पहले जरूरी है कि इस तरह के अगर व्हाट्सएप मैसेजेस आए, अननोन लिंक्स आए, अननोन व्यक्ति का मैसेज आए किसी लड़की के नाम से, किसी भी नाम से, तो उसको आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। और अगर हो भी जाता है तो घबराएं नहीं, वो निश्चित पुलिस की शरण लें। न्यायालय, पुलिस और लोग आपके साथ हैं। ये सारी चीज़ें आपके एहतियात के लिए हैं। इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो वीडियो कॉल लड़कियों के ज़रिए किए जाने के कारण फंसी हुई है और वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी गाढ़ी कमाई उनको देती जा रही है और चुप बैठी हुई है। ऐसे लोगों का चुप बैठे रहना ही उन लोगों को और प्रोत्साहन देता है जो इस धंधे में हैं और ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं लोगों को। आगे आइए, सामने आइए, हौसला कीजिए, पुलिस की मदद दीजिए और उन लोगों के खिलाफ खड़ा होइए जो इस गैंग के लोग हैं। तो आपने देखा कि अपराध और एक्सटॉर्शन के नए धंधे, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग ने किस कदर कुछ निहायत शातिर लोगों की एक कंपनी जैसा बना रखा है। आदमी बैठा है असम में, कॉल लगाई जाती है गुजरात में, बैठा है उड़ीसा में, कॉल जाती है महाराष्ट्र में, कहीं से किसी को पहचानने पकड़ने की गुंजाइश रखते ही नहीं है। डराने, धमकाने, इज्जत उछालने, वीडियो वायरल करने की धमकी का धंधा लगातार चल रहा है। लाखों लोग फंसे हुए हैं। लेकिन असली मुद्दा क्या है? आप एहतियात बरतें, इस तरह के गैंग के खिलाफ आप खड़ा हों, पुलिस में शिकायत दर्ज करा करके आप अपनी तरह के गैंग को सलाखों के पीछे डालें। डरिए मत, खड़ा होइए। और सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। मुद्दा कोई नया होगा, सवाल कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।